जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए पीटी 2025 को टारगेट करते हुए हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। अब तक हमने आपसे 2014 और 2015 ये दोनों पेपर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, और भारत के किस कोने से बैठ कर के इस क्लासेस को देख रहे हैं तो कमेंट्स में आवश्यक रूप से बताएं। आज की क्लासेस में हम आपसे सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये सीरीज़ नंबर ए है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है, आप सर्च करेंगे तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। इन सब के अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो अगर मुझसे कोई पर्सनली बात करना चाहता है तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकता है। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। तो समय न गवाते हुए स्टूडेंट्स सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट्स करके इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दें, और क्वेश्चन नंबर 4 का भी राइट आंसर दे सकते हैं, आपको दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। अब 3 को क्वेश्चन को पढ़ने के पश्चात ये इसको ऑप्शंस दे के रखें, आप वीडियो को पॉज करें, उसका राइट आंसर दें। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्योंकि मैं क्लासेस को ख़ास तौर पर आपसे हिंदी, क्योंकि मेरा जैसा कि हिंदी भाषी को लेकर के यूपीएससी रहा है, तो मैं उस पर थोड़ा सा फोकस आपसे करूंगा ताकि उसमें चीज़ें आपको बता सकें। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन क्या है कि यूपीएससी ने रिपीट कर दिया है। ये क्वेश्चन क्या है, जैसे कि 2015 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैंने आपको बताया कि यूपीएससी कुछ क्वेश्चन आपसे रिपीट करती है, तो ये क्वेश्चन पहला ही जो क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड है। तो वीडियो को पोस्ट करके इसका राइट आंसर दें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। 2 स्टेटमेंट है। पहला, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके शस्त्रावासन या व्यापगत लैप्स हो जाता है। दूसरे में कह रहे हैं कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्याप्तगत नहीं होता है या नहीं होगा। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बच्चे, देखो जब भी कोई विधेयक आपका, क्योंकि आपको मालूम है पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति में राज्यसभा से कोई जो बिल है वो पारित हो गया, और पारित होने के पश्चात वो राज्यसभा में अब चला गया, और ऐसी स्थिति में लोकसभा क्या हो गई है, आप देखोगे विघटित हो गई है, मतलब कि वो व्याप्तगत हो गई है, वो लैप्स हो गई है। अब उस स्थिति में जो बिल है, अब देखो वो बिल तो कहाँ पहुँच गया, राज्यसभा में। तो अब क्या होता है, राज्यसभा में ये बिल जो होगा ये लैप्स नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे, ये बिल लैप्स नहीं होगा, बल्कि इसमें क्या होगा, 30 दिन का, कितने दिन का, 30 दिन का, ठीक है, 30 दिन का समय दिया जाता है। जो नई सरकार बनेगी वो, उसके ऊपर एक कंडीशन होती है, वो चाहे तो इसको क्या कर सकती है, आप देखोगे लैप्स कर सकती है, इसको विघटित कर सकती है, ठीक है, या फिर इसको स्वयं वैसे ही पारित कर सकती है। परंतु पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके शस्त्रावासन पर व्यक्तिगत लैप्स हो जाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो विधेयक लोकसभा में था
और वो विधेयक लोकसभा में था और लोकसभा से राज्यसभा में पहुंचा, तो राज्यसभा तो अभी भी है और राज्यसभा कभी ना विघटित होने वाला सदन है। ठीक है, आपको बताना है कि संविधान के किस आर्टिकल में लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा की गई है। ठीक है, तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्याप्तगत नहीं होगा। बात एकदम सही है, क्योंकि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा ने अभी भी क्या है उसको पारित नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा विघटित हो जाती है या फिर व्यापगत हो जाती है तो वो आज भी क्या है वो बना रहेगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पहला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या। देखिए इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यह से वह व्यय सूचक है जिसका या जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक। देखो कई बार आपसे ये डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ठीक है, ये रिपोर्ट आती है तो इसको कौन प्रकाशित करता है, तो कमेंट्स में बताएं पहली बात तो इसको कौन पब्लिक करता है। अब उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया रखे गए हैं तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे पहला अल्पोषण, दूसरा शिशु वृद्धि रोधन और तीसरा है शिशु मृत्यु दर। निश्चय कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1 2 3 और डी 1 3। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बच्चे अगर हम देखें इस चीज़ को, देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है अगर हम देखें अल्पोषण, जी हाँ इसमें अल्पोषण जो आपका मेल न्यूट्रिशन होता है वो इसके अंतर्गत शामिल करता है, ये बात एकदम सही है। शिशु जो आपका वृद्ध दोहन है वो भी इसके अंदर होता है बिल्कुल, और शिशु मृत्यु दर, ये तीनों को क्या करता है बच्चे इसके अंदर शामिल करता है। तो पूछा है आपसे कौन सा उपयोग में किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बड़ा ईजी सा क्वेश्चन था बट आपको बताना है कौन इसको पब्लिक करता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन इसको पब्लिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और ये ऐसा क्वेश्चन आपको जो UPSC 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है दृष्टि और विजन IAS की, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा, है ना। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था बच्चे। कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछ लिया गया है, सेम यही क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने वो पेपर नहीं देखा है तो 2016 का पेपर देखिएगा, हम पूरे 10 साल के पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से
कौन सा ऐसी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, मतलब कि आपको बताना है कि कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। ठीक है, पहला है राजस्व व्यय को घटाना, दूसरा नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना, तीसरा सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना, और चौथा है आयात शुल्क को कम करना। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो बच्चे, अगर हम इस चीज़ को देखें, देखो जल्द, अब देखो बजट क्या है, बजट आपने देखा होगा बजट क्या है, एक वित्त वर्ष में किसी देश का क्या होता है कि वो जो लेखा जोखा प्रस्तुत करती है कि कितना हमारा आय है और कितना हम खर्च करने का प्रयास करेंगे। अब बजट को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे आपसे कि बजट क्या रहा, मैंने उसकी समरी आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाएंगे वहाँ से विजिट कर लेंगे। ठीक है, बजट समरी आपको मिल जाएगी और इकोनॉमी सर्वे पूर्ण रूप से आपको बताया है। ठीक है, देखो पहला है राजस्व व्यय को घटाना। जी हाँ, राजस्व व्यय आप सभी जानते हैं ऐसा व्यय होता है जिससे किसी एसिड का निर्माण नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, किसी भी एसिड का निर्माण नहीं होता है। वो आपका जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन पर बीए आप कर रहे हैं, हेल्थ पर आप बीए कर रहे हैं, सब्सिडी पर आप बीए कर रहे हैं, तो उससे क्या है, विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर आप बीए कर रहे हैं, तो उससे कोई एसिड थोड़ा नहीं बन रही है, बट आप देखोगे वो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो राजस्व व्यय को आप क्या करें, कम कर दें, तो आपका बजट क्या होगा, थोड़ा जो हो जाएगा, घाटा क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना, ये तो कहीं तक भी उचित नहीं है। आपका ऑलरेडी पहले से पैसा कम है, ऊपर से उधर उधार लेकर के फिर से आप नई योजनाएं लेकर के आओ तो और भी घाटा हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जो आपकी सब्सिडी है इसको युक्ति संगत बताओ, मतलब कि इसका कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये निकलता है कि टारगेटेबल आप इसको बना दो। ठीक है, कैसा बना दो, टारगेटेबल। अगर आप इसको बना दोगे, एक टारगेट कर दोगे कि अगर मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं और आप कहो कि 100 के 100 को सब्सिडी देनी है, बट 100 के 100 को क्यों देनी है भाई, 100 में से आप देखोगे इसमें 40 तो ऐसे होंगे जिनको सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, और 60 ऐसे होंगे जो सब्सिडी के एरिया में आएंगे, लेकिन इस 60 में भी 30 ऐसे होंगे जिनको सब्सिडी चाहिए ही चाहिए, और 30 ऐसे हैं उनको आप देखोगे 50% सब्सिडी चाहिए और 50% वो अपना अलग से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 30 हैं और ये जो आपके 60 हैं, इनको टारगेट आप करो। ठीक है, इनको आप टारगेट करोगे तो चीज़ें और भी बेटर हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा इसमें सही है। चौथा है आयात शुल्क को कम करना। भाई साहब, अगर आप आयात शुल्क को कम करोगे, आपको क्या है, पैसे की ज़रूरत है, और फिर कह रहे हैं कि आयात शुल्क को कम करना, ये तो कहाँ तक भी उचित नहीं है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। तो देखो जहाँ पर 1 और 3 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, भारत में वित्त समावेशन को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों, मतलब कि पेमेंट्स जो बैंक होते हैं, की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये से सही है। देखो पहला स्टेटमेंट है कि जिन मोबाइल या टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तनीय योग्य होंगे। मतलब कि अगर उनका ऐसा है तो वो क्या कर सकते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, ऐसा इनका मानना है। दूसरे में कह रहे हैं कि भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो भुगतान बैंक हैं ये कभी भी आपका
क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है ना, क्रेडिट कार्ड नहीं। भुगतान बैंक जो होते हैं, एक तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होते हैं, ये एक छोटे होते हैं पहली बात तो, और दूसरी बात पेमेंट बैंक कभी भी जो आपका क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, ये कभी भी क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। डेबिट कार्ड तो जारी करना उचित है, क्योंकि भी डेबिट कार्ड जारी नहीं करेंगे, जिसका पैसा है वो एटीएम से निकालना चाहे तो कहाँ से, तो उसके लिए तो कार्ड चाहिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड ये जारी नहीं करते हैं। तीसरे में कह रहे हैं कि भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते। ये बात एकदम सही है। देखो ये आपको दिख रहा है एक दूसरे का, ठीक है, अपोजिट बन रहा है कि नहीं, कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जारी करते हैं और इधर कह रहा है कि नहीं कर सकते। तो या तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑप्शंस यहाँ पर दूसरा गलत हो गया फिर तीसरा, लेकिन अब देखो जरा ये तो आपका गलत हो गया, डेबिट कार्ड तो जारी करते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, इसमें 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे, मतलब कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका लाइफाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइएगा लाइफाई के बारे में क्वेश्चन क्या है। लाइफाई को टारगेट करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में समाचारों में आने वाली लाइफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही पूछा आपसे। अब देखो लाइफाई कहीं पर वाईफाई, इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, है ना। तो ज़रा इस चीज़ को क्या है आपको समझना है। तो देखो ये करंट अफेयर है, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि हाल ही में, ये करंट से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहे हैं यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है, मतलब कि इसका जो माध्यम रखा गया है इसने प्रकाश को माध्यम के रूप में रखने का प्रयास करता है। दूसरे में कह रहे हैं कि यह एक बेहतर प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्र होती है। बिल्कुल, ये इसलिए चर्चाओं में रही है और इसीलिए तो लाइफाई को जाना जाता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब पूछ रहा है इसमें प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको जो करेक्ट आंसर है अगर आप इसको देखें तो इसमें दोनों बातें सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर इसका बताने का प्रयास करें। आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, ये हम 2016 का पेपर आपसे डिस्कस कर रहे हैं, यूपीएससी के पीवाईक्यू जो हमारी सीरीज चल रही है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है, और हम इसमें 2014 से 2024 तक के क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन है आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपका अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, मतलब कि इंटरेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। अब मतलब कि जो INDC है उसके बारे में पूछा गया है। पहला, युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व एवं शरणार्थी के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए एक वचन है। बी, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई एक कार्य योजना है। सी, एशियाई अवसंरचना निवेश के बैंक जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उसकी स्थापना करने के लिए सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया गया पूंजी योगदान। और डी में कह रहे हैं कि धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई एक कार्य योजना है। तो क्वेश्चन का इसका राइट आंसर दें। चलिए देखो, जो आपका इन टेंडेंस जो आपका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, अगर हम इसको देखें तो ये खासतौर पर जलवायु परिवर्तन को लेकर के रखा गया है और इसके द्वारा कई देशों ने बनाई गई अपनी योजना है। ठीक है, कोप आपने पढ़ा होगा, अर्थ समिट पढ़ा होगा, कोप आप पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी बताइएगा, जो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ तो पेरिस आपने क्लाइमेट पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं। पेरिस क्लाइमेट जो डील हुई थी वो आपने पढ़ा होगा। जो आपकी ग्लासगो समिट हुई थी COP 26 उसके बारे में, उसमें आपने पंचाव्रत पढ़ा होगा भारत का। फिर आपने शर्म अल शेख में हुई थी 27-28 का, आप बताइए कहाँ पर हुई थी। ठीक है, और आपको बताना है कि अभी COP क्या हुई है, 29 हुई है, 29, ये कहाँ हुई है और किस शहर में हुई है। एक शहर का नाम बताइए और देश का नाम बताइए। ठीक है, और इसी में COP 29 में क्या है, इस बार आप देखोगे उस लिंग को लेकर के और स्थानीय निवासियों को लेकर के इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। मतलब कि योजनाओं में आप क्या करेंगे, स्थानीय निवासियों का, और साथ ही साथ इन सब के अलावा भारत ने यहाँ पर आप देखोगे, जो आपने पढ़ा होगा कि पहले क्या होता था, 100 बिलियन जो डॉलर होता था अमेरिका का, ठीक है, वो विकासशील देशों को मिलता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर इसको 3 गुना कर दिया, मतलब कि 300 बिलियन डॉलर अब कर दिया। भारत ने कहा ये कम है, तो भारत ने इस चीज़ का
विरोध भी किया है। ठीक है, तो ऐसी कई परियोजनाएं स्कीम है इसमें। तो पहली बार ये चर्चाओं में रहा है, एक तो जेंडर को लेकर के यहाँ पर लैंगिक बात को रखा गया है, और साथ ही साथ स्थानीय जो निवासी हैं वो उनको योजनाओं में, ठीक है, शामिल करना चाहिए वो, क्योंकि जिस तरीके से वो योजनाओं को लागू करवा सकते हैं ऐसा कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि वो स्थानीय लोग हैं, वहाँ की स्थानीय चीज़ों से परिचित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रयोजन है। उदय स्कीम आपने पढ़ा होगा, बताइएगा भारत सरकार कब इसको उदय स्कीम को लेकर के आई। अब देखो नॉर्मल सी बात है, अब क्वेश्चन 2016 में पूछ रहा है, तो या तो ये स्कीम 2015 में आई होगी या फिर 2016 में आई होगी, ऐसे ही हो सकता है। तो ये स्कीम आई थी 2015 के जब बजट लाया गया था, ये 2015 में भारत सरकार इसको लेकर के आई थी, और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के लिए क्षेत्र में नव प्रवासी मतलब कि स्टार्टअप उद्यमियों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना। बी में कह रहे हैं कि वर्ष 2018 तक देश के हर घर में बिजली उपलब्ध कराना। और सी में कह रहे हैं एक समयावधि के अंदर कोयला आधारित शक्ति संयंत्रों के स्थान पर प्राकृतिक गैस, नाभिकीय सौर, वायु एवं ज्वारीय शक्ति संपन्न जो संयंत्र हैं उसको स्थापित करना। और डी में कह रहे हैं विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कायापलट जो आपका पुनरुत्थान प्रबंधन को लेकर के लाया गया है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बच्चे, ये जो उदय स्कीम थी खासतौर पर ये विद्युत के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसको लेकर के, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उस पर ये बात यहाँ पर रखी गई है। तो ये खासतौर पर जो कंपनियां हैं उनके वित्तीय कायापलट जो आप देखोगे पुनरुत्थान प्रबंधन के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, और बाकी के इसमें ए बी सी जो है ये आपके गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जैसे ये स्कीम है, देखो 2016 का पेपर थोड़ा टफ आपको लगेगा क्योंकि इसमें करंट अफेयर बहुत था। आज के समय में आपको टफ ही लगेगा, उस समय के बच्चों को ये टफ नहीं कहेंगे क्योंकि आप करंट अफेयर की भरपूर तैयारी करके जाते हैं, तो आपको टफ तो लगना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अब देखो सरकार के जो हैं 2024 में आपको पता है, क्योंकि 2014 में सरकार आई और 2024 में, तो 10 साल सरकार को हो गए बच्चे। ठीक है, कितने साल हो गए हैं, 10 साल। ये यूपीएससी का पेपर अब तक इन्होंने 10 बार ले लिया है, और हम उसी 10 साल के पेपरों की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना, इसमें वो स्कीम की चर्चा भी हो जाएगी जो यूपीएससी ने पूछ ली है। दूसरी बात, अब 10 साल जितने भारत सरकार की स्कीम को हो गए, मोस्टली ऐसी स्कीम देखिएगा 20 से 25 स्कीम भारत सरकार की देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 20 से 25 स्कीम जो बहुत ज़्यादा चर्चित रही हों। ठीक है, अब 10 साल हो रहे हैं ऐसी स्कीमों को, तो उनको एक बार आवश्यक रूप से पढ़ लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट ही होगा और आप एक कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आपको विजुअल हो रहा है। कभी कभी समाचारों में दिखने वाले, मतलब कि आप देखोगे IFC मसाला बॉन्ड। देखो मसाला बॉन्ड आपने सुना होगा, मसाला बॉन्ड के बारे में सुनते हो कि नहीं, मसाला बॉन्ड के बारे में आप सुनते हैं। ये खासतौर पर भारतीय रुपये में जो भारतीय व्यापारी हैं उनको विदेशों से फंड जुटाने के लिए क्या कर सकते हैं, विदेश में आप इसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मतलब कि इसको जारी कर सकते हैं। तो उसके बारे में पूछा। पहला, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, मतलब कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है, विश्व बैंक की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। देखो अगर आप देखें कि ये विश्व बैंक की एक शाखा है, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं ये रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड, मतलब कि रुपीज़ जो आपके डोमिनेटेड बॉन्ड हैं और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक के ऋण वित्तीयन के लिए स्रोत के रूप में काम करते हैं। क्या इसमें और भी स्टेटमेंट दे के रखे हैं? नहीं। अब देखो अगर आप देखें तो अगर हम देखें, क्योंकि इस पर ही अगर हम यहीं पर डिस्कस कर दें तो ये बात, दोनों बातें सही हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये क्यों जारी किया जाता है, ताकि जो भारतीय कंपनियां हैं, ठीक है, जो भी इंडियन कंपनीज हैं, अब वो क्या कर सकें, जाकर के विदेशों से क्या कर सकें, वित्त जुटा सकें। क्या कर सकें बच्चे, वित्तीय ज़रूरतों को अपनी पूरी कर सके। कहाँ से, विदेशों से, वो भी अपना फंड ला सकें, अपनी सेल कर सकें। तो इसलिए इसको लाया गया। देखो बॉन्ड का मतलब हुआ, कोई बिल का मतलब हुआ, क्या होता है इनका मतलब, इनका मतलब होता है मार्केट से पैसा जुटाना। तो ये विदेश में आप जारी कर सकते हैं। और ख़ासतौर पर जो वित्त निगम इंटरनेशनल जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वो एक तरीके से जो बॉन्ड को प्रस्तावित करती है वो विश्व बैंक की एक शाखा है, ये बात सही है। और रुपये एक तरीके से आप देखोगे डोमिनेटेड ये बॉन्ड होता है, और यहाँ पर निजी और सार्वजनिक, पब्लिक और प्राइवेट दोनों को ये काम करता है। कहते हैं ना ऋण वित्तीयन का स्रोत है, बिल्कुल देखो ये स्रोत है। तो यहाँ पर दोनों बातें क्या हो जाएंगी, आपकी करेक्ट हो जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। नेक्स्ट
क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर है 9। आइए देखो, क्वेश्चन जैसे कि ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन किससे पूछ रहा है ज़रा समझना, दक्षिण भारत से पूछ रहा है। विजयनगर साम्राज्य पढ़ा है कि नहीं आपने, उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। चोर चैर पांडे याद करके पढ़ें, उसको संगम काल को याद करके पढ़ें, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछ रहे हैं विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब केवल ना आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है 2016 में यहाँ से, बल्कि आपको 2019 में भी क्वेश्चन मिलेगा, 21 में भी क्वेश्चन मिलेगा, 23 में भी क्वेश्चन मिलेगा, और 24 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख रहे हो ये यूपीएससी का सीक्वेंस है। तो यूपीएससी ने लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे हैं इन क्षेत्रों में, है कि नहीं। तो ज़रा इस चीज़ को क्या है आपको ध्यान में रखना है। देखिए, पहला है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। देखो, ये कल भी होती थी, मुगल साम्राज्य के समय भी होती थी। भाई आप मान लीजिए आपके यहाँ पर उत्पादन ठीक ठाक होता है, आपकी भूमि उत्पादन अधिक करती है, तो आप अधिक उत्पादन पर भाई क्या करोगे, टैक्स दोगे, क्योंकि ये प्रोडक्शन पर आधारित टैक्स होता था, ये प्रोडक्ट पर आधारित टैक्स होता था। दूसरे में कह रहे हैं कि कारखानों के निजी स्वामित्व और उद्योगों के कर देते थे। ये भी बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि जो टैक्स थे आज भी आप देखोगे ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों जो इंडस्ट्री होती हैं ये आज भी क्या करती हैं, टैक्स देती हैं। तो उस समय भी क्या करती थी, जो भी ऐसी संस्थाएं थीं वो भी टैक्स पे करती थीं। ठीक है, जो भी उस समय कल कारखाने हुआ करते थे वो भी टैक्स दिया करते थे, कहने का तात्पर्य ये है। तो आप देखोगे यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। सही पूछा है तो राइट आंसर सी हो जाएगा। गॉट इट। तो इसको एक बार आवश्यक रूप से पढ़िएगा विजयनगर साम्राज्य को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। बताइएगा, जो शुंग वंश का ठीक है संस्थापक थे और उसके पुत्र की जो प्रेम कहानी है वो क्या चर्चा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, स्वपन वासदत्ता, बी माल विक्रम अग्निमित्र, सी में कह रहे हैं मेघदूत, और डी में कह रहे हैं रत्नावली। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर आप इस चीज़ को समझें और थोड़ा बहुत भी जानें तो जो आपके मालवी कांगी जो मित्र हुआ करते थे, ये खास तौर पर जो शुंग वंश के राजवंश थे उनके पुत्र की एक प्रेम कहानी के बारे में ये चर्चा करता है। ऐसे पूछ लिया गया जैसे मेघदूतम, मेघदूत तो इसकी नहीं है, रत्नावली ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कई बार ऐसे डायरेक्टली आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। देखिए, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ये बहुत चर्चाओं में रहता है। 2014 में यहाँ से क्वेश्चन आया, 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आया, और 2016 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ गया। कौन सा पार्ट है सर ये है आपका WTO। याद है इस बार की जो मीटिंग कहाँ पर हुई थी 2024 में, याद होगा आपको 23-24 में जो मीटिंग हुई थी WTO की। देखो, मीटिंग जो होती है इसकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है और हर एक 2 ईयर्स में होती है। कितने साल में होती है, 2 ईयर्स में होती है। तो जैसे अब ये 24 में हुई थी, ठीक है, तो अब कब होगी, 26 में होगी। अब 26 में होगी तो आपके लिए तो 24 वाली है। कहाँ पर हुई थी, अबू धाबी दुबई में हुई थी, याद कीजिएगा, UAE दुबई में हुई थी। उसका कोई ऐसा निर्णय नहीं निकला, वही सारी चीज़ें रही हैं। बाली जो आपका सम्मेलन हुआ था वो रहा, सब्सिडी का मुद्दा उठा, फिशरिंग सब्सिडी का, तो कई ऐसे मुद्दे उठे, लेकिन ये अपने मार्ग से भटकता हुआ प्रतीत हुआ, तो उसी के बारे में पूछा गया। देखो, घुमा फिरा के क्वेश्चन बन रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि इससे इजी तो क्वेश्चन होगा ही नहीं है, बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है WTO, बी सार्क, और सी UNFCCC, और डी FTA पर भारत, EU वार्ता। इजी है कि नहीं, बताइएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, देखिए जो आपका FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अब यहीं पर आपने WTO पढ़ा होगा, तो FAO को लेकर के यहाँ पर 3 संगठन, मतलब कि ये सब्सिडी की बात करता है। किसकी बात करता है, ये सब्सिडी की बात करता है। और सब्सिडी को लेकर के क्या है, आप देखोगे 3 बॉक्स यहाँ पर बनाए गए। इसमें खास तौर पर था एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। अब आप ग्रीन बॉक्स में कितनी सब्सिडी देते रहे हैं, डजन मैटर। आप ब्लू बॉक्स में कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, डजन मैटर। लेकिन आप एम्बर बॉक्स में कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, यस दिस इज मैटर। अब जैसे आपने एम्बर बॉक्स की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, एम्बर बॉक्स को 2 भागों में बांटा। एक को रख दिया गया जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए, और एक को रखा गया
जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनके लिए। अब विकसित और विकासशील देशों के लिए इसको बांट दिया गया। जो भी आपके विकासशील देश होंगे उसको कहा कि आप फूड एग्रीकल्चर में, मतलब कि जो फूड पर आप सब्सिडी दोगे तो आप कितनी दोगे, 10% दोगे। वही आप देखोगे जो विकसित है जैसे अमेरिका है, उनके लिए कितना रख दिया, 5% रख दिया। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अमेरिका वही अमेरिका है, ये अपने बाप का भी नहीं है, ये पैसे का है। और यहाँ पे दुनिया भर में मान लीजिए लोग भूखे मर जाएं, ठीक है, जैसे कि स्थिति आज चल रही है, और इसके यहाँ पर उत्पादन हो जाए गेहूँ का, ये नहीं देता है फ्री में, ये पैसा ही लेकर के देगा। भारत है, भारत महान है। भारत तो आप देखोगे हर जगह वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, आज से नहीं, हमारी संस्कृति हमारी परंपरा ऐसी रही है, तो हम उन चीज़ों पे जाते रहते हैं, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपको फ्री में दोस्त कहाँ मिलेंगे, इंडिया में, बहुत जल्दी फ्रेंडशिप होती है। किसी फॉरेनर से कभी पूछ के देखना भारत के लोग कैसे हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका 12, 14, 15 का राइट आंसर दें, 13 का करेक्ट आंसर दें और 16 का करेक्ट आंसर दें। 13 क्वेश्चन पढ़ने पहले आराम से वीडियो को पोस्ट करके, ऐसे 60 क्वेश्चन पढ़ने आराम से वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर कमेंट्स कर दें। चलिए देखिए, क्योंकि इतना तो स्टूडेंट्स आपको करना पड़ेगा, अन्यथा अगर मैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों को एक एक क्वेश्चन सोल्व करके बताऊं तो मुश्किल से फिर 10 क्वेश्चन ही एक क्लास में सोल्व हो पाएंगे और 2 आवर का टाइम लगभग हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, देखो 12 नंबर पे है, निम्नलिखित में से किसको या किन को भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। देखो बच्चे, यहाँ पर मैंने कहा, अभी देखो आपसे क्या था, बजट से ही क्वेश्चन पूछा गया था इसी क्लासेस में, इसी पेपर में 2016 में। अब देखो बजट से ही फिर क्वेश्चन आ गया, तो बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बजट से क्वेश्चन बनते हैं, ये बात सही है। तो बजट आपका 2 प्रकार से रखा जाता है और उसको 4 भागों में भागा जाता है। देखो 2 में, एक होता है आपका राजस्व बजट, ठीक है, और एक होता है पूंजीगत बजट। अब जो उनका राजस्व बजट होता है, कुछ होती है राजस्व प्राप्तियां और राजस्व खर्च, एक्सपेंडिचर, वैसे ही पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, ये होता है कि नहीं, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो यहीं पर आपसे पूछा गया है कि पूंजीगत जो बजट है वो कौन सा है। पूंजीगत बजट वह होता है जहाँ पर आपकी एसेट बनती है। अब देखो यहीं पर है, पहला, सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय अगर आप कर रहे हैं तो ये कैसा है, आपका कैपिटल, जो आपका एक्सपेंडिचर है या कैपिटल जो बजट है वो देखने के लिए मिलेगा। दूसरे में कह रहे हैं विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण। देखो अब जरा समझना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। विदेशी सरकारों से अगर आप प्राप्त ऋण ले रहे हैं, मतलब कि अगर आप बोरोविंग कर रहे हैं, अब बोरोविंग ऐसा तो नहीं है ना कि बोरोविंग करके आप उसको क्या कर देंगे, कहीं और ऐसे ही खर्च कर देंगे, सब्सिडी में खर्च कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। उसको तब आप ऋण ले रहे हैं विदेशी सरकारों से या बाहर से ऋण आप जब लेकर के आ रहे हैं, आपको कहीं कोई एसेट बनानी होगी, क्योंकि आपको चुकाना भी तो है ना वो ऋण। या आप ऋण लेकर के, वही वाली बात, अगर जब एथिक्स पढ़ते हैं, पीतवा पीतवा पुनर्पीतवा, वो तो नहीं होगा ना भाई, पीतवा पीतवा पुनर्पीतवा, वो तो नहीं होना चाहिए। और उधार लेकर घृत पीतवा, कि पियो पियो इतना पियो और उधार लेकर घी पियो, ऐसा तो नहीं है ना, फिर पियो, अगर उठ गए तो फिर पीतवा, ये सब हालांकि इथिक्स की क्लास में ये थोड़ा सा होता है। और ये जब आप कई ऐसे दार्शनिकों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसी में भारत का जो षट दर्शन पढ़ते हैं, उसी में से एक दर्शन, अब अलग से भारत का जो दर्शन है, जैसे भारत के दर्शन को आप देखते हैं, षट दर्शन देखते हैं, कई सारी चीज़ें, तो वहाँ पर ये आपको मिलता है, ठीक है, पढ़ने के लिए वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। जो आप नास्तिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है। देखिए तो पहला ये सड़कों पर, तो अगर आप विदेशों से ऋण ले रहे हैं तो कहाँ जाएगा वो, पीतवा पीतवा जो नहीं जाएगा, वो ऋण कहाँ जाएगा, आप कोई मशीन लेंगे, ठीक है, आप या फिर ऋण लेकर के कोई एसिड तैयार करेंगे, क्योंकि आप ऐसी चीज़ करेंगे कि ऋण लेकर के, ताकि मैं उस ऋण से, अगर किसी वस्तु का मैं निर्माण कर रहा हूँ और उस ऋण को जब मैं चुकाऊँगा ब्याज सहित EMI पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको बेच कर भी चुका सकूँ, तो मैं क्या करूँगा, संपत्ति बनाने का प्रयास करूँगा। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों के जो अनुदान ग्रहण या अग्रिम होती हैं, बिल्कुल सही बात है, जो राज्यों को दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको भी आप क्या करते हैं, कैपिटल बजट में ही रखते हैं, ठीक है। चलिए तो तीनों बातें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आपकी सही हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसने भी अर्थ समिट पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट्स अर्थ समिट पढ़ के गया होगा, ठीक है, जो आपका 1992 में हुआ था, 1992 में, क्योंकि वहीं से निकल करके आया था CVDC,
और उसी में से आपका निकल कर के आया था जो आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, वहीं से आया था ये निकल के। तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। पहला ये कह रहे हैं आपसे इसका महत्व क्या है, जो आपका UN C और CD का। पहला है इसका उद्देश्य नवप्रवर्तकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहन करना। ये बात सही है, क्योंकि ये जो काम करेगा ऐसे काम करने का प्रयास करेगा कि उनका प्रभाव क्या हो सके, बहुत अधिक मात्रा में पड़ सके, और ये चीज़ें इसमें लाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में कह रहे हैं यह विशेष या विशिष्ट रूप से दक्षिण एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियत सुलभ कराता है। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये आपको फाइनेंस देते हैं, मतलब कि फंड प्रोवाइड करवाते हैं, मनी देते हैं। ऐसा नहीं है, ये कोई मनी नहीं देते हैं, बल्कि इसके बारे में ये अध्ययन व्यक्त करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं, और अध्ययन करके ये बताते हैं समाज को, राष्ट्र को, देश को, दुनिया को कि ये जो कंडीशन है इसको आप कैसे रोक सकते हैं, ये कितना ग्रोथ कर रही है, ठीक है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका मानव के लिए या पर्यावरण के लिए कितना इफेक्टिव आप देखोगे साइड इफेक्ट हो सकता है। तो उस पर ये बात करते हैं, एक अध्ययन रिसर्च करते हैं। दूसरा है यह मरुस्थलीय को रोकने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन करने हेतु ऊर्ध्वाधर, जो आपका ऊर्ध्वाधरगामी या उपगम, जिसको बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो ये बात भी क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी। तो देखो पहला और तीसरा इसमें जो करेक्ट आंसर है पूछा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, तो आपसे सही पूछा है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला और तीसरा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 और 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है 14, करेक्ट आंसर दें इसका। हाल ही में IMF के SDR वॉस्किट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया। अब देखो पहले क्या होता था, ये SDR आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल ड्राइंग इसको बोला जाता है। और ये 1968 में बना था। ठीक है, तो उस समय क्या थे, इसमें कई राष्ट्र हुआ करते थे, खासतौर पर यूरोप के इसमें राष्ट्र होते थे। ठीक है, अभी इसमें क्या है, तो कई मुद्राएं इसमें रखी गई, जैसे डॉलर भी है, ठीक है, उसके साथ यूरो है, पाउंड है, ये कई इसमें हैं। तो इसमें खास तौर पर जो अभी रखा गया, ठीक है, अभी जो रखा गया इसमें आप देखोगे, अभी जो रखा गया 2015-16 में क्या था, जो चाइना का जो आपका रेनवेन भी है वो इसको शामिल किया गया था। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाइना का जो रेनवेन भी है इसको शामिल किया गया। अभी क्या हुआ बच्चे, 2024 में ये बहुत चर्चाओं में रहा है और इसने अपना डाटा भी प्रस्तुत किया है। एक बार आपको गूगल कर लेना है, क्या गूगल करोगे, आपको गूगल करना है कि SDR में जो पार्टिसिपेट है वो किस रेशियो में है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री है IMF को लेकर के। ठीक है, तो उसमें भारत को आप देखोगे लगभग 7वें 8वें स्थान पर भारत का स्थान है, लेकिन अमेरिका चाइना का स्थान बहुत ही ज़बरदस्त है। अमेरिका पहले है, फिर चाइना, ऐसा इसमें कंट्रीब्यूशन का IMF में, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड होता है। तो ये चर्चाओं में रहा है, इसलिए आप इसको एक बार आवश्यक रूप से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अभी इसमें कितनी है SDR में, 5 मुद्राएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय जो आपकी समिति है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, मतलब कि IMFC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, IMFC विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है। दूसरे में कह रहे हैं IMFC की बैठकों में विश्व बैंक पर्यवेक्षक की भाग लेता है, मतलब कि यूँ क्या करता है, जो आपके प्रेक्षक की भांति भी ये भाग लेता है। कौन लेता है, जो आपकी वर्ल्ड बैंक है वह। ठीक है, अब ये पूछा गया है सही आपसे। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, कौन सा सही है, तो बताओ कौन सा सही है। केवल एक, बी केवल 2, सी एक और 2 दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। आइए देखो, ये जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल कमेटी है, ये खासतौर पर आप देखोगे तो ये विश्व की जो अर्थव्यवस्था है और उसकी सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कोष के कार्यों की दिशा में क्या करने का प्रयास करता है, उसको सलाह देने का प्रयास करता है। ये बात एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि विश्व बैंक पर्यवेक्षक की भांति इसमें भाग लेता है, ये भी बात सही है। ठीक है, दोनों बातें आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर राइट हो जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 2016। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चे। कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड लगेंगे जो उस समय करंट अफेयर में पूछे गए थे, ठीक है, परंतु कुछ क्वेश्चन तो आपको पता ही है। ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी आपसे सारे क्वेश्चन ही करंट पूछेगा। यूपीएससी आपसे, ठीक है, उसने इस बार 30% करंट अफेयर आपसे पूछ लिया था। और मैं आपको बता दूं 2022, 2023 और 2024, ज़रा समझना। 2022 में यूपीएससी ने मुश्किल से आप देखोगे 12 क्वेश्चन, 23 में लगभग आप देखोगे 15 क्वेश्चन, और 24 में थोड़े से 20 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन पूछे। तो ये टारगेट रहा है, यूपीएससी ज़्यादा नहीं भाग रहा है करंट अफेयर की तरफ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। बाकी का आपका 80-85% पेपर तो आपका स्टैटिक ही है, बेसिक ही है, कॉन्सेप्ट वाला ही है, ठीक है। चलिए, एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाया गया। अब देखो, जो अभियान चलाया गया है ये राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाया गया है। अब इसमें पूछा गया है क्यों चलाया गया, किसके लिए चलाया गया। तो ये जो राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाया गया था, ये इसका जो मूलभूत उद्देश्य रखा गया था, ये खासतौर पर स्कैवेंजर जो होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, जो मैला ढोने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो वो मैला ना ढोएं हाथ से, ठीक है। पहले आपने देखा होगा हाथ से कोई गांव में जैसे कोई मुखिया होता था या फिर शहर में बहुत बड़े कोई बाबूजी होते थे, तो उनके क्या होते थे, वहाँ पर लगे हुए कुछ व्यक्ति हुआ करते थे सफाई कर्मी। तो वो उस मैले को, मानव का जो मल त्याग होता है, उसको वो भरते थे छबड़े में और फिर बाहर लेकर के जाते थे, गांव से शहर से दूर उसको फेंक के आते थे। वो ऐसे होता था उस समय। तो उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए या फिर उनको राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाया गया कि वो व्यक्ति उस काम को छोड़ें और उनको गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। और उनकी क्या थी, एक स्थिति बड़ी बहवा थी। जब आप सोशोलॉजी, जैसे कि मेरा रहा है ऑप्शनल, तो वहाँ पर कई तरीके से जो सोशल स्टेटस एक उसमें आता है, ठीक है। तो उसी में ये चीज़ें पढ़ने के लिए आपको बहुत डेप्थ में मिलती हैं कि वही व्यक्ति जो उस टॉयलेट को यूज करता है, वो आकर के वो सारे काम करता है, खाना भी खाता है, सारी चीज़ें करता है, ठीक है, अपने बच्चों से प्यार भी करता है, परंतु जो व्यक्ति उसको साफ़ करने वाला है, जो साफ़ करने के लिए टॉयलेट आता है, आप उसको घर में भी नहीं बढ़ने देते हो, आप उसको कुछ छूने भी नहीं देते हो। ऐसा क्या हो गया, उस व्यक्ति में क्या हो गया, उसने आपके उस टॉयलेट को साफ़ कर दिया, बस इतना कसूर उसका है, और आप उसको उस हीन भावना से देख रहे हैं कि ये व्यक्ति गंदा है, ये व्यक्ति साफ़ नहीं है। ये नहीं समझ रहे कि आप भी उसी में से आ रहे हैं, आप भी उसी टॉयलेट को यूज करके आ रहे हैं। इसलिए टॉयलेट अपना अपने आप साफ़ करना चाहिए, दैट्स इट। उसमें कोई इतना बड़ा तो इशू नहीं है। और यदि आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो फिर तो दिक्कत है। हाँ, वो ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कि व्यक्ति 24/7 में से अगर वो 30-20 मिनट भी नहीं अपने जीवन के दे पा रहा है अपने स्वास्थ्य को, और बल्कि मान लीजिए उस व्यक्ति ने कैसा साफ करा, ठीक है, वो कर गया अपनी मर्जी से, बट आप अगर उस चीज़ को क्लीन करोगे, साफ़ करोगे, तो अपने अच्छे से करोगे ना, यूज आप कर रहे हैं वो नहीं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो आपका देखोगे ये मैला ढोने वालों की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए और मैला ढोने वालों को, कर्मियों को पुनर्वास करने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है, ताकि वो जो हीन भावना है उसको, उनसे जो तुष्टीकरण की नीति है उसको जो तुच्छ समझा जाता है, समाज से दूरिष्ठ निगाहों से देखा जाता है, तो उस पर ये बात रखी गई। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें। 17 का, 20 का, 18, 21 एंड 19 एंड 22। चलिए क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछा गया था आपसे मध्यकाल के बारे में। किसके बारे में क्वेश्चन था, मध्यकाल के बारे में क्वेश्चन था। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कह रहे हैं कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध, आप देखोगे, जो मित्र मतलब कि एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। देखो, अगर आप समझें इस चीज़ को कि कोई भी एकेश्वरवादी होगा जो एक ईश्वर को मानेगा, तो वो खास तौर पर मूर्ति पूजा की तो निंदा करेगा ही। राजा राम मोहन राय आप पढ़ते हैं, जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, हालांकि उन्होंने वेदों की कोई निंदा नहीं की है, परंतु बहुदेववाद की आलोचना की है। उन्होंने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया गया कि मालिक तो सबका एक है, परंतु उसके रूप भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। तो पहला एकदम सही है। तो तमिल के क्षेत्रों के जो मित्र थे उन्होंने एकेश्वरवादी और मूर्ति पूजा की उन्होंने निंदा करी थी। कई बार ऐसा होता है ना कि उसमें पाखंड बहुत बढ़ जाता है, उसके चक्कर में लोग जो वास्तविकताओं को भूल जाते हैं, तो वो बात रखी गई। दूसरा है, कन्नड़ क्षेत्र में लिंगयात पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधि जो आपके क्रम को अस्वीकार भी करते थे। तो ये बात सही है। तो एक बार लिंगयात के बारे में आवश्यक रूप से पढ़ें, क्योंकि लिंगयात ये क्या है, शैव पंथ को मानता है। कौन है ये,
शैव पंथ के रूप में इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही है, पूछा है कौन सा सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाले पद जिसको बोलते हैं आयात आवरण, मतलब कि इम्पोर्ट कवर। अब देखो आयात आवरण क्या होगा बच्चे, मतलब कि आप आयात कर रहे हैं और आयात कर रहे हैं तो कितना आयात कर रहे हैं उसके बारे में ये चीज़ आपको दिखाता है। पहला है, यह किसी देश के आयात मूल्य एवं सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बताता है। यह किसी देश के एक वर्ष के आयात के कुल मूल्य को बताता है। यह दो देशों के बीच में निर्यात एवं आयात के मूल्य के अनुपात को बताता है। और डी में कह रहे हैं यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीने के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस भी स्टूडेंट्स ने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा, बीओपी पढ़ा होगा, जिसमें आप देखोगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात की गई होती है, जिस भी स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा होगा वो इसका करेक्ट आंसर देगा, क्योंकि उसमें एक ही वित्त वर्ष में किसी विशेष विश्व के साथ में किया गया वस्तु एवं सेवाओं का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है शेष विश्व के साथ में, वो इसको दर्शाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखा गया है। तो ये बात सही है कि कुछ उन महीनों के डाटा को रेखांकित करेगा। अब उन महीनों में 12 महीने हो सकते हैं, 6 महीने होते हैं, हाफ ईयर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह उन्हीं महीनों को बताता है जितने महीनों में आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, देखिए ट्राइब्स पर क्वेश्चन पूछा गया और इंटरनेशनल ट्राइब्स आपसे पूछे गए, तो इसलिए ट्राइब्स बहुत ज़रूरी हैं, अपने आप में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। संथाल पढ़िएगा, कुर्मी पढ़िएगा, ठीक है, जितनी भी जनजाति गोंड पढ़िएगा, जितनी भी हैं भारत में, जितना आपसे हो सके उनको एक बार ज़रूर देख के चलिएगा। अब ये लगातार चर्चाओं में रहती है, जैसे रोहिंग्या हैं, ये म्यांमार से लगातार कंटिन्यूसली आते रहते हैं, म्यांमार से रोहिंग्या आते रहते हैं। और अभी 2021-22 में क्या हुआ था, इनको बांग्लादेश के नीचे बिल्कुल वे बंगाल की खाड़ी में एक आइलैंड पर बसाया गया, बहुत सारे बांग्लादेश ने। अब वो ऐसा आइलैंड है, वो गंगा यमुना का जो दोआब का रीजन है, ठीक है, और उसके द्वारा लाया गया जलोढ़ का जो पंख है, उसके द्वारा ही उस क्षेत्र में वो टापू बन गया है और उसी पर बसा दिया है। जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है तो बड़ी ही वो क्राइटिकल इंडेंजर सूची में आ जाएगा वो, और जब वो आ जाएंगे रोहिंग्या तो वो डूब करके मर जाएंगे, उनके पास कोई चारा ही नहीं है बचने का, कहाँ जाएंगे वो, ठीक है। तो देखो इसमें रोहिंग्या के बारे में कह रहे हैं, तो रोहिंग्या ये म्यांमार, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगेसी जो है, अगर आप इसको देखें तो जो मंगेसी आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये मंगेसी ख़ास तौर पर ये नेपाल में है। लेकिन कुर्द की बात कर लें, कुर्द जो है ये बांग्लादेश में नहीं है। कुर्दिस्तान की मांग करते हैं, ये इराक, ईरान, ऊपर अजरबैजान वाले क्षेत्र में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ये मिलते हैं, सीरिया वाले रीजन में। तो कुर्दिस्तान की इन्होंने मांग की है, कुर्द यहाँ पर शामिल नहीं है, तो ये गलत है। अब देखो ए तो गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। इसमें 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। नेक्स्ट आइए 20 क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। रासायनिक आयुध निषेध संगठन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन फॉर केमिकल वेपन, मतलब कि OPCW के संदर्भ में आपसे पूछा है। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसका नाटो तथा WHO से कार्यकारी संबंध है, मतलब कि इनका कहना है कि ये उससे रिलेटिव है। यह नए शास्त्रों के जो आपके प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। और तीसरे में कह रहे हैं, यह राज्यों पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए केवल 1, बी 2, 3, सी 1, 3 और डी तीनों। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए देखो, अगर हम इसके पहले जो आपका ऑर्गेनाइज फॉर प्रोविएशन ऑफ केमिकल्स वेपन की अगर हम बात कर लें, तो ये यूरोपीय संघ का एक संगठन नहीं है और WHO की कार्यक संस्था के रूप में नहीं जाना जाता है। यह एक नए शस्त्रों जिसके जो प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है, और यह राज्यों की पार्टियों को रासायनिक आयुधों के खतरे के विरुद्ध सहायता और संरक्षण भी प्रदान करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
तो देखो जैसे ही आपका पहला गलत हुआ, आंसर ए नहीं होगा, एलिमिनेट मेथड लगा तो इसमें सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, जहाँ जहाँ एक है वो इसका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, 2015 में ये स्कीम आई थी, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और 16 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपको बताना है कमेंट्स में कि जो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि और प्रधानमंत्री कृषि संपदा जो योजना है भारत सरकार की चलाई जा रही है, ठीक है, ये सेंट्रल स्पॉन्ड स्कीम है या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये कब चलाई गई थी, किस वर्ष ये स्टार्ट की गई थी। तो क्वेश्चन को देखिएगा, फसल बीमा योजना। पहला है कि इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने का 2% की एक समान दर से बीमा किस्तों का भुगतान कराना होगा। देखो, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत भी जानें और समझें तो इसमें जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसमें शब्द इस तरीके से उच्चारण किया गया है किसी भी फसल, नहीं, इसमें 3 ही फसलें रखी गई हैं। एक है आपकी खरीफ की फसल, एक आपकी रबी की फसल और एक आपकी ज़ैद की फसल। अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें भी अलग अलग तरीके से इस चीज़ को रखा गया है। तो रफ़ी की और ज़ैद की फसलें हैं, अब इसको अलग अलग परसेंटेज इन्होंने इसको दिया है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सही है, यह योजना चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई के उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है, ये बात सही है, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। इसमें देखो पहला गलत है, सॉरी, दूसरा इसमें सही है, पूछा सही, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फसल बीमा योजना को इसलिए रखा गया और ये बहुत ज़रूरी भी है, होनी भी चाहिए भारतीय किसानों के लिए। जिस तरीके से भारतीय किसान एक तरीके से आप देखोगे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है, डायरेक्टली उसी पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है। मतलब कि आपको मालूम है ग्रेट जो आपका
इंडियन हॉर्न बिल है वो कहाँ पर पाया जाता है भारत में। और बहुत ही अच्छा है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, उत्तर पश्चिम भारत के रेतीले मरुस्थल में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है यहाँ पे। तो बी में कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र में, ITC-Z वाला जो बृहद हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर। सी में कह रहे हैं कि पश्चिमी गुजरात के लवण कच्छ में। देखो ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं, कोई भी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर निकाल लेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप भी निकालिएगा और बताइएगा जो आपका ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ये कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट्स करें। नेक्स्ट, इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो को पोस्ट करके कितने हो आप अच्छे, देखते हैं वीडियो का राइट आंसर दें, कमेंट्स में करें। 23, 26, 24, 27, 25। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA की प्रमुख विशेषताएं हैं। मतलब कि आप देखोगे ये क्यों बनाया गया, क्योंकि 2009 में गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, आपने देखा होगा, आई थिंक 9 में था, हाँ 9-10 में उसको लाया गया था। और 2009 में गंगा को नेशनल आप देखोगे रिवर के रूप में स्टेटस उसको दिया गया। तो फिर ये उसके बाद में बना था। और अब उससे रिलेटेड नमामि गंगे प्रोग्राम, स्वच्छ भारत अभियान मिशन ये भी चलाए जा रहे हैं। तो पहला है नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। दूसरा, यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। NGRBA का अध्यक्ष चक्रा अनुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से होता है या जिनसे होकर गंगा बहती है। देखो पहली बात तो ये जो अध्यक्ष की बात यहाँ पर की जा रही है, अध्यक्ष जो होते हैं, अगर हम देखें इसके अध्यक्ष तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष जो होते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से होते हैं जो राज्य के होते हैं। तो तीसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है। आप देखो जहाँ तीसरा होगा वो गलत आंसर होगा, है कि नहीं। तो आपका 3 जहाँ है उसको कट कर दो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। तो आप देखोगे इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन का UPSC आप कहोगे सर ये तो 2016 का पेपर आप दिखा रहे हो। मैं बच्चे आपको 2022 का भी दिखाऊंगा, आपको 2023 का भी दिखाऊंगा और आपके साथ मैं 2024 का भी पेपर आपके साथ सोल्व कराऊंगा विद एनालिसिस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। आप कह रहे हैं ना कि सर उसमें तो अब पेयर वाले क्वेश्चन आते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बच्चे ठीक है, मैं मानता हूँ कि 2023 में अधिक पेयर वाले क्वेश्चन आपको मिले, लेकिन 2024 में आपने पेपर अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो अब 50-50 कर दिया है, तो 50% क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ये भी ध्यान रखना। पेयर वाले क्वेश्चन 30% क्वेश्चन पेयर वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे UPSC में, उसमें 20% वो मिलेंगे कथन कारण वाले, ठीक है। और बाकी के 50% वही मिलते हैं आपके जैसे ये हैं, वन लाइनर उसमें होगा और आपके स्टेटमेंट पर आधारित होंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के बारे में आप जानिएगा। क्वेश्चन भारत से संबंधित था, देखते हैं, 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको हो जाने दीजिएगा तो आपसे हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था आपका, भारत सरकार कृषि में निम्नलिखित जो यूरिया है, निम्नलिखित आप देखोगे कोटेड जो यूरिया होता है उसके उपयोग को प्रोत्साहन क्यों करती है, ऐसा क्यों कर रही है कि निम्नलिखित यूरिया लेकर के आओ। अब तो भारत यूरिया इस तरीके से ग्रीन बायो ग्रीन आप देखोगे यूरिया की बात हो रही है, कई तरीके से इसको लिक्विड यूरिया की बात हो रही है। 1 सीसी में, अब गट्टे की जरूरत नहीं है, आप एक सीसी लेकर के आओ 1 लीटर वाली, बस जेब में रखे किसान भागा चलाए और सीधा जा करके स्प्रे की तरह छिड़काव कर दे। देखो पहला है कि मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवों और नाइट्रोजन यौगीकरण में बढ़ता है। गलत है ये सरासर बकवास कर रहा है। बी में कह रहे हैं नीमलेप मृदा में यूरिया को घुलने की दर को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। तीसरे में कह रहे हैं सी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है फसल वाले खेतों में वायुमंडल में बिल्कुल भी विमुक्त नहीं होती। और डी में कह रहे हैं विशेष फसलों के लिए यह एक अपतरणनाशी मतलब कि विडिसाइड्स और एक उर्वरक का संयोजन है।
देखो बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखें जो इसका करेक्ट आंसर होगा, निम्नलिखित यूरिया जो लाया गया था इसके कई ऐसे योगदान थे, उसमें से एक योगदान ये है कि जो यूरिया की घुलन जो दर होती है, कई बार आपने देखोगा यूरिया को आप फेंक दिए, बस थोड़ी देर बाद क्या होगा, घुल जाएगा। जब आप निम्नलिखित यूरिया को यूज़ करेंगे तो एक लंबे समय तक बना रहेगा, और वो न केवल आपकी फसल को बल्कि मिट्टी को भी इतना वो उर्वरक बनाने का प्रयास करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो एग्रीकल्चर से था, ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटी से। क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य सचिव की बात यहाँ पर हो रही है, तो मुख्य सचिव क्या राज्यपाल द्वारा वहाँ पर नियुक्त होंगे? जरा देखिएगा, सचिव जो होता है, सचिव गवर्नर करेगा या सीएम करेगा? कौन करेगा? सीएम करेगा। राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है? नहीं। देखो, इनकी ना नियुक्ति राज्यपाल करता है और ना इनका नियत कार्यकाल होता है, तो दोनों बातें यहाँ पर क्या हैं? गलत हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए, आप तब बनोगे सचिव, मतलब कि चीफ सेक्रेटरी, जब आप आईएएस बनोगे। तो सबसे पहले आईएएस बनो। देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार गूगल करके, क्योंकि ये स्कीम बड़ी ज़रूरी है आपके लिए। स्टैंड अप जो आपकी इंडिया स्कीम है, क्यों लाई गई? पहला है, इसका प्रयोजन SC ST एवं महिला उद्यमियों की उद्यमिता को प्रोत्साहन करना था। मतलब कि ये जो लाई गई थी, इससे SC ST वर्ग को और महिलाओं को, ठीक है, वुमेन को प्रोत्साहित हो सके उद्यमिता के सेक्टर में। और यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वितरित इसको प्रावधान करती है। और सिडबी का जो मुख्यालय बताइएगा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इतना ध्यान रखिएगा, यूपी में है, बट यूपी में कहाँ पर है? सिडबी का मुख्यालय यूपी में है, ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है, और साथ ही साथ ये कब, इसकी डेट और बताइएगा कब ये बना था। 2 क्वेश्चन आप कमेंट्स में बताएं। तो पहला भी सही है, इसमें दूसरा भी सही है। ये सिडबी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, और ख़ास तौर पर ये, अब देखो सिडबी क्यों, क्योंकि सिडबी इनको क्या कर देगा? प्रोवाइड करवाएगा फंड। अब फंड करवाएगा तो इसमें उद्यमिता का जो स्तर है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो इसमें आर्थिक गतिविधियाँ और वुमेन या SC ST वर्ग के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और आत्मनिर्भरता की तरफ ये कदम बढ़ाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फाओ, मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पारंपरिक कृषि प्रणाली की सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, मतलब कि ग्लोबली इम्पोर्टेंट्स एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, जो आपका आप देखोगे ग्रह की जो हैसियत प्रदान करता है। अब यह पहल संपूर्ण लक्ष्य क्या है, मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, अगर हम देखिए इस बात को, पहला अगर स्टेटमेंट की हम बात कर लें, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ये कह रहे हैं कि अभी निर्धारित जो आपके गृह के स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का शिक्षित एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता को अत्यधिक बढ़ावा मिल सके। क्या ये आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए लिया गया है कि इससे एजुकेशन आपको मिलेगा? देखो, क्या ये बात सही है? तो आप कहोगे जी, ये बात एकदम सही नहीं है। ठीक है, ये बात एकदम सही नहीं है, ये कोई शिक्षा वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाता है। परितंत्र अनुकूलन परंपरा कृषि पद्धतियों और उससे संबंधित परिदृश्य, मतलब कि लैंडस्केप, कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना है। और तीसरे में कह रहे हैं कि इस प्रकार जो अभिनिर्धारण, मतलब कि गृह के सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक सूचकांक, मतलब कि देखो जो आपका GI टैग है, नहीं, ये भी नहीं करता है, तो GI टैग भी प्रदान नहीं करता है और एजुकेशन नहीं। लेकिन बी इसमें सही है, ये इसमें परंपरागत कृषि और जो लैंडस्केप कृषि होती है, जैव विविधता को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों को ज्ञान तंत्र का एक अभिनिर्धारण में संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आपका तीसरा इसमें गलत है, पहला भी गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल इसमें 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए, यहाँ तक आपका करेक्ट हो गया। आइए, 28 नंबर और 30 नंबर वीडियो को पोस्ट करके इंग्लिश मीडियम के बच्चे बताइएगा राइट आंसर क्या है। 29 और 31 और 32। चलिए, देखिए, कई बार आपसे रिवर सिस्टम पर क्वेश्चन लगातार UPSC पूछता रहा है, चाहे वो 2022 का एग्ज़ाम हो, 23 का एग्ज़ाम हो, 24 का। 24 में तो गंगा की ट्रिब्यूटरी पूछी थी, है ना, उसमें पूछा था कि आप बताओ जो दाएं से मिलने वाली जो नदियां हैं गंगा की, जैसे कोशी है, गंडक है, घाघरा है, गंडक है, गोमती है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस आपसे पूछा था, ऐसे आपको बताना था।
वैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र की इसमें सहायक नदियाँ हैं वो आपको बताना था। बहुत ही ईजी से था, दिबांग, कमेंग, लोहित, ठीक है, ये तीनों हैं। और ब्रह्मपुत्र आप सभी जानते हैं वाकरचू वाले ग्लेशियर से निकलती है जो तिब्बत वाले रीजन से, और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, ठीक है, एक न्यूटन लेते हुए, और ब्रह्मपुत्र का हर जगह नाम बदलता है, हर एक न्यूटन पे नाम बदलता है, ठीक है। जैसे कि असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से और शांगपो के नाम से जाना जाता है ऊपर अरुणाचल प्रदेश में, और नीचे ब्रह्मपुत्र के नाम से जो आपका देखने के लिए मिलेगा असम में, और उसके बाद बांग्लादेश में इसको किसके नाम से जाना जाता है बताओ? पद्मा के नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से, सॉरी। तो ये लगातार अपना नाम बदलती है, गंगा में मिलने के बाद पद्मा। तो ये तीनों बातें आपकी सही हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो रिवर सिस्टम को एक बार आवश्यक रूप से पढ़िएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में और अच्छे से आ सकें। देखो, जितना आप मल्टीपल तरीके से रिवीजन करते रहोगे ना, इतना आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे, क्योंकि आपके माइंड को ये मैसेज ज़रूर मिलेगा कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कोर बैंकिंग सिस्टम। अब कोर बैंकिंग जो आपका कोर बैंकिंग जो सोल्यूशन है, अगर जब आपको कोर बैंकिंग समाधान ही पता नहीं है, अब आपने बैंकिंग ये समाधान नहीं पढ़ा होगा तो आपको रहेगा यार मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आ जाए बैंकिंग मैंने नहीं पढ़ा, तो पढ़िए बैंकिंग, आपके पास में टाइम है, पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे पद का सही वर्णन करता है? करते हैं। पहला, यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उनके अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। देखो, जब कोर बैंकिंग सोल्यूशन की आप बात करते हैं और उसके सिद्धांत को आप देखते हैं तो ये बात एकदम क्या हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि आपका खाता कहीं भी हो, डजंट मैटर, बट आप क्या कर सकते हैं, उससे भुगतान वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं, ये आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने के लिए कोई प्रयास वगैरह नहीं है। यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनजर मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग जो आपकी एनपीओ होता है उस बैंकों का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता है। नहीं, ये उसके लिए नहीं लाया गया है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, खासतौर पर बैंक की शाखाओं का वह तंत्र होता है जो कि उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन और बैंक की किसी भी शाखा से ले कर सकने की सुविधा देता है, और उनका खाता चाहे कहीं भी खोल रखा हो। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है इसमें, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। 30, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द हैं और उनका मूल स्रोत है, बताइएगा। कुछ शब्द आपके समक्ष दिख रहे हैं आपको, और वो कभी कभी चर्चाओं में भी रहते हैं। पहला, एनेक्स देश। एनेक्स देश आपने पढ़े होंगे, ये जो आपका कार्टेजेना प्रोटोकॉल, प्रमाणित उत्सर्जन कटौती जिसको मतलब कि सर्टिफाइड एमिशन डिस्कशन कहा जाता है, नगोया प्रोटोकॉल, और स्वच्छ विकास क्रियाविधि जिसको क्लीन डेवलपमेंट्स मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल। अब बताना आपको युग में से कौन सा सुमेलित है। अब ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब आप इसको पढ़ लोगे तो ठीक से एक फेरे में तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एनेक्स देश जो हैं ये बच्चे, इसमें जो आप देखो कार्टेजन प्रोटोकॉल के रूप में नहीं होते हैं। दूसरा है कि प्रमाणित उत्सर्जन जो कटौती सर्टिफिकेट जो एमिशन डिस्कशन है, ये भी आप नगोया प्रोटोकॉल में नहीं है। तो पहला दूसरा गलत है। तीसरा इसमें से यह है कि क्लीन डेवलपमेंट जो आपका मैकेनिज्म है ये क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से लाया गया था, इसमें कोई दोहरा ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर पहला दूसरा तो गलत है, तो आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल इसमें 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 है, जब सूचना विज्ञान मतलब कि आप देखोगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद जिसको ट्रांसक्रिप्टोम्स किसे निर्दिष्ट करता है। ट्रांसक्रिप्टोम्स के बारे में पूछा है, बेहतरीन शब्द है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोम्स। अब यहाँ पर आपसे 4 ऑप्शन से, पहला जीनोम संपादन मतलब कि जीनोम एडिटिंग में प्रयुक्त एंजाइमों की एक श्रेणी होती है। दूसरे में कह रहे हैं किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त मतलब कि mRNA राइबोन्यूक्लिक जो एसिड होता है उसके अणुओं की पूर्ण श्रृंखला है। सी में कह रहे हैं जीन अभिव्यक्ति की क्रियाविधि का वर्णन करता है, और डी में कोशिकाओं में होने वाले अनुवांशिक उत्परिवर्तनों का एक जो क्रियाविधि है उसकी बात करता है। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। चलिए, ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है ये क्यों लाया गया, देखो इसमें ही छुपा हुआ है जैव सूचना, मतलब कि बायो जो आपके इन्फॉर्मेटिक्स है कहाँ होगी आपकी, ये सब डीएनए आरएनए में होती है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होगा कि किसी भी जीव द्वारा जब अभिव्यक्त होता है अणुओं की पूर्ण श्रृंखला के रूप में उसका क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और मैं आपको बता दूं आपके लिए जो सेल है ना, कोशिका विज्ञान, ये बहुत ज़रूरी है। आपके डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वो पूरा जो आपकी सेल है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं इस बात की गारंटी तो लेता हूँ आपसे कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है इसके। तो आप लगभग 8 क्वेश्चन इस सेल वाले पोर्शन से बायोटेक्नोलॉजी को अगर आप पढ़ लें ठीक से, तो आप इसके आंसर निकाल के ले जाएंगे, ठीक है। और भी कुछ नहीं, आप PT 365 भी डाउनलोड करके पढ़ लेंगे ना, ठीक है, विजन IAS का, फिर भी आप इसको ले जाएंगे निकाल के। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। करेक्ट आंसर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष। अब देखो मिशन इंद्रधनुष 2 हैं। एक जो मिशन इंद्रधनुष है वो एक तो बैंकिंग सेक्टर से है, ठीक है, एक तो बैंकिंग सेक्टर से है, और एक जो मिशन इंद्रधनुष है वो आपका जो पोलियो है, पोलियो से है, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। अब देखो जो मिशन इंद्रधनुष है ये खास तौर पर क्यों लाया गया था, अब इसमें आपसे पूछ रहा है, देखिएगा। पहला ये कह रहे हैं बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रशिक्षण, दूसरा है पूरे देश में स्मार्ट सिटीज़ का निर्माण, और तीसरा है कि बाहरी अंतरिक्ष पृथ्वी जो आपके सदस्य ग्रहों के लिए भारत की स्वयंसेवी खोज और नई शिक्षा नीति। बताओ, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, फ्री का नंबर है कि नहीं, बताओ तो बताइएगा। अब देखो मैंने आपको बताया बैंकिंग का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन एक ही बच्चा है, ये जो बच्चा है आपका बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रशिक्षण के लिए इसको लाया गया है, इंद्र जो आपका धनुष मिशन है, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 का राइट आंसर दें, 35, 36 वीडियो को पॉज करके, 37 और 34, 38 इनका करेक्ट आंसर दें बच्चे, 39 का करेक्ट आंसर दें, 38 का करेक्ट आंसर दें। चलिए 33 आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ये से भारत सरकार के हरित भारत मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है या करते हैं। मतलब कि ग्रीन इंडिया जो मिशन है अगर आप उसकी बात कर लें तो उसके बारे में आपसे पूछा है। अब देखिए है क्या, ज़रा इस चीज़ को जानिएगा। अगर हम देखें पहले स्टेटमेंट को कि पर्यावरण लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए, मतलब कि तद्वारा हरित लेखाकरण ग्रीन आउटिंग को अमल करने में लाता है। दूसरे में कह रहे हैं कि कृषि उत्पादन के संवर्धन हेतु द्वितीय क्रांति हरित क्रांति आरंभ करना, जिससे भविष्य में सभी के लिए खास सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तीसरे में कह रहे हैं वन अनाच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन, मतलब कि अपडेशन एवं न्यूनीकरण मिटिगेशन के संयुक्त उपाय से जलवायु परिवर्तन पर प्रत्युत्तर देना है। अब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। देखिए A केवल 1, B 2 और 3, C केवल 3 और D 1 2 3। बताओ राइट आंसर क्या है। 33 में आपसे पूछा है। चलिए आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो दूसरा स्टेटमेंट कदापि इसमें सही नहीं है, मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब जैसे ही दूसरा गलत है ना तो आंसर B और D नहीं है। पहला स्टेटमेंट इतना सही नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट 34 में कह रहे हैं आपसे भारत में पूर्व संविष्टित, मतलब कि प्री पैकेज्ड वस्तुओं के संदर्भ में खास सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेविंग विनियमन 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य रूप से लेवल पर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित करना अनिवार्य है। आपने कभी भी कोई वस्तु खरीदी है, जैसे आपने मान लीजिए अभी पेप्सी ली है, ठीक है, जैसा कि समर आ गया है तो आपने मान लीजिए पेप्सी ली है। अब पेप्सी पर एक पोलोथीन होगी, मतलब कि एक पिन्नी होगी, उस पर कुछ डिस्क्लेमर होगा, कुछ सूचनाएं होंगी, ठीक है, आप इसको कैसे पिए या फिर इसमें क्या क्या चीज़ मिलीवट है, ठीक है। ऐसे ही आपने शाकाहार मांसाहार
कुछ इस तरीके से होते हैं। कोई प्रोडक्ट है, फूड है, ठीक है, चिप्स है, किस चीज़ का बना है, इसमें क्या क्या चीज़ है, पूरी लिस्ट आती है ना, फैट कितना है इसमें, कार्बोहाइड्रेट कितना है इसमें, विटामिन है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें डैश 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 होती हैं। तो उस पर ये क्वेश्चन पूछा है। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसमें? पहला, संघटकों की सूची जिसमें संयोजी शामिल है, बिल्कुल ये बात तो होनी चाहिए भाई। पोषण विषय सूचना ये भी होती है। चिकित्सा व्यवसाय द्वारा दी गई किसी एलर्जी प्रक्रिया की संभावना के संबंधित संसूचियाँ। देखो, कोई भी अपने प्रोडक्ट पर ये निगेटिविटी नहीं छापेगा, कोई भी कंपनी नहीं छापेगी। शाकाहारी या मांसाहारी, ठीक है, वो आजकल चल रहा है, लेकिन ये इतना मायने नहीं रखता है। परंतु इसमें तीसरा गलत है। अब देखो, जैसे तीसरा आप निकालोगे, राइट आंसर निकलेगा। आंसर ए नहीं है, आंसर आपका बी नहीं है। अब या तो एक, अब देखो इसमें ये गारंटी होगी इस बात की कि दूसरा भी सही है, पोषण विषय सूचना तो देनी पड़ेगी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, 1 2 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल रहा है 35 नंबर। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून, मतलब कि प्रोजेक्ट लून संबंधित है, बताओ। यह अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से और सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से, जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से। देखो, प्रोजेक्ट जो लून है ये क्या है, एक तरीके से ये बेतार संचार प्रौद्योगिकी है, कम्युनिकेशन है, जिसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं। इसमें एक बहुत बड़ा बैलून होता है, गुब्बारा, और ये अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था। मैक्सिको से नीचे जो भी हैती वाला क्षेत्र है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो आपका हैती वाला रीजन है उस पर ये पड़ा होगा। और इन सब के अलावा आपने क्यूबा, ठीक है, वो भी उसके ऊपर निगाह रखनी थी इसको, क्यूबा संकट, तो वहाँ पर इसने इसको बेतार कम्युनिकेशन को लेकर के बैलून उड़ाया था, तो इसको प्रोजेक्ट लून कहते हैं। और ये खासतौर पर बेतार संचार कम्युनिकेशन जो प्रौद्योगिकी है उसके रूप में रखा गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कभी कभी समाचारों में नेट मीटरिंग, मतलब कि नेट जो मीटरिंग है, निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करने के संदर्भ में देखा जाता है? जो नेट मीटरिंग है, पहला, परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और सदुपयोग, घरों के रसोइयों में पॉइंट जो आपकी नेचुरल गैस का उपयोग, मोटर गाड़ियों मतलब कि सीएनजी किट लगवाना, और शहरी घरों में पानी के मीटर लगवाना। बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैं कहूँगा। चलिए देखो, ये जो रखा गया है नेट, जो आपकी मीटरिंग लाई गई थी, ये परिवारों उपभोक्ताओं के द्वारा जो भी सौर ऊर्जा का उत्पादन है उसका उपयोग कैसे करें उसको लेकर के था। और सोलर पैनल स्कीम भी भारत सरकार लेकर के आई थी, प्रधानमंत्री सोलर मिशन। कौन सा था? प्रधानमंत्री सोलर मिशन, PMSM, ठीक है, PMSM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 37, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, भारत ने 2019 से अपने आप को इससे बाहर करने का प्रयास किया है, क्योंकि भारत का जो प्रदर्शन था ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा निम्न जा रहा था, नीचे की स्थिति में जा रहा था। तो भारत ने इसको गलत बैठाया और ये इसको बाहर कर दिया भारत ने अपने आप को। अब भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है, तो निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की? अब देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है, ये खास तौर पर जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा ये पब्लिक किया जाता है। तो कई बच्चे तो इसमें बी आंसर लगा देते हैं, जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम है, नहीं, विश्व आर्थिक मंच नहीं है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर आपको 2 काम कर लेने हैं। इसके द्वारा जितनी भी रिपोर्ट हैं, ठीक है, जितनी भी रिपोर्ट है वो आप पढ़ें, जो भी ये इंडेक्स निकालता हो वो पढ़ें। और ये सेम IMF पर भी है, विश्व आर्थिक जो मंच है इसकी भी रिपोर्ट, और WTO की जो भी रिपोर्ट आती हो इसको भी आप करें। तो ये अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 38, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के बारे में बंजारे आपने देखा होगा, बंजारे एक स्थान पे नहीं रुकते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, इस तरीके से चलते हैं। तो ये कौन थे उनके बारे में पूछ रहे हैं। पहला कृषक, दूसरा योद्धा, और सी में कह रहे हैं कि बुनकर, और तीसरे में कह रहे हैं डी में मतलब कि व्यापारी। बताइएगा इसका राइट आंसर। ये बड़ा ही आपको अच्छा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट्स करें।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर दें। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुट मतलब कि डिसाइफर किसने किया था? ए जॉर्ज ब्रूश, बी जेम्स प्रिंसेस और सी मैक्स मूलर और डी विलियम्स जोन्स। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। देखो ये जेम्स जो आपके प्रीसेप्स थे, इन्होंने सबसे पहले जो राजा अशोक थे, रानी अशोक जिनको कहा गया है, ठीक है, सबसे पहले इनके जो आदेशों को इन्होंने इंग्लिश में अनुवाद करके और इसको पढ़ा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो बच्चे आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन ही आपसे लेंगे, एक क्लास और लेंगे उसमें आपका कवर कर देंगे। तो इंग्लिश वाले बच्चे बताएं 40 का करेक्ट आंसर, 43 का, 41 का, 44 का, 42 का और 45 का। आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पे मैं क्लास को रोकूंगा और इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट्स में देंगे। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरे में कह रहे हैं यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक जो सैकड़ियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। इसका राइट आंसर आप कमेंट्स करें। मैं इसका क्लासेस का जो ठीक है, इसका राइट आंसर आप कमेंट्स करें। इसका जो आंसर हम डिस्कस करेंगे वो जो इसका पार्ट नंबर 2 होगा और अंतिम होगा, लास्ट होगा, उसमें आपसे करेंगे। तो बच्चे आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। आपको सेशन कैसा लगा है ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और यदि आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मन लगा के रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते चलिएगा, जितना हो सके शेयर करते चलिएगा। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर बी में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।